गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। उसमें हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है और वो क्या होती है, अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। तो उसी को आगे पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं ग्लास स्लैब में कैसे होता है। ये मेरी सपोज करो कोई ग्लास स्लैब है, ये मेरी ग्लास स्लैब है, ये यहाँ पे एयर है, ये ग्लास स्लैब हो गई, और ये बाहर वापस एयर ही है। ठीक है, ये एयर के कंपैरिजन में ये डेंसर मीडियम होगा मेरा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के अप्रॉक्स इक्वल होता है ग्लास स्लैब का। तो अगर मेरी कोई रे आ रही है, वो इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी। जो रे आती है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अब क्या होगी, जब ये ग्लास स्लैब के अंदर से पास होगी तो ये अपने पाथ से डिविएट हो जाएगी, और ग्लास स्लैब एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ग्लास स्लैब एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा। जब हम ग्लास स्लैब का पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार तो इस पॉइंट पे, सपोज करो मैं इसको ABCD नाम दे देती हूँ। तो एक तो AB सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर जब यहाँ से CD से बाहर निकलेगी रे, तभी भी इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस पे ये नॉर्मल मैंने बनाया, और यहाँ से अब क्या हो रहा है, ये जो रे मेरी जा रही है PQR, जो QR रे है वो क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। सेकेंड केस में रे कहां से जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो ये रे कुछ ऐसे बाहर एमर्जेंट होगी। ठीक है, जो ये रे बाहर निकल रही है इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको I1 से डिनोट कर देती हूँ, इसको R1 से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, इसको I2 से डिनोट कर देती हूँ, इसको R2 से डिनोट कर देती हूँ। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि जो मेरी इंसिडेंट रे है, अगर वो अपने पाथ में सीधी सीधी आती तो मुझे कैसे ऑब्जर्व होती कि अपने पाथ में सीधी सीधी आ रही है, ऐसे। अगर ये मेरी इंसिडेंट रे अनडिविएटेड आती, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो वो क्या होती, अनडिविएटेड आती, तो मेरी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे मुझे क्या दिख रही हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल दिख रही हैं। दैट मीन्स कि जब मेरी रे इस ग्लास स्लैब के थ्रू पास हो रही है, तब इस इंसिडेंट रे में कुछ ना कुछ शिफ्ट हो गया। मेरी रे दोनों पैरेलल ही है, लेकिन क्या हो गया, कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ डिस्टेंस वो शिफ्ट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये जो जितना डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों रे के बीच में, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये रे यहाँ से सीधी ये दोनों रेस पैरेलल निकलेंगी। तो ये जो बीच की जो शिफ्ट हो गया है, इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल
शिफ्ट लेटरल शिफ्ट क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो मेरा एंगल ये R1 है वो किसके इक्वल होगा? I2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? देखो, ये मेरा कोई मैंने सरफेस लिया, ये प्लेन स्मूथ सरफेस है, तो ये इसके ऊपर मैंने नॉर्मल बनाई, इसको मैं एन डैश नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये मेरा CD सरफेस पे ये मैंने एक और नॉर्मल बनाया है, इसको मैं M और M डैश नाम दे देती हूँ। ये मेरी ग्लास स्लैब है, ये जो सरफेस है AB CD के पैरेलल है, पहले से ही पैरेलल है, और उस पे मैंने ये क्या बनाया है? एन डैश और एम डैश, ये भी मैंने परपेंडिकुलर बनाए। दैट मीन्स कि ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इनको मैं एक्सटेंड करूंगी, इसको ऊपर करूंगी, इसको नीचे करूंगी, तो ये दोनों रे भी आपस में पैरेलल ही होंगी, पैरेलल होंगी। सपोज करो यहाँ पे मैंने एन डैश बना दिया, यहाँ पे मैंने एन डैश बना दिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये कैसे बन रहा है? यहाँ इनके बीच में जो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये कैसे एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अगर आप थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे, ये दोनों रे पैरेलल है, इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल रे जा रही है, तो ये जो QR रे है वो इसमें ट्रांसवर्सल रे की तरह वर्क करेगी। एन और एन डैश भी, एन डैश और एम डैश भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल है, क्योंकि दोनों इसकी साइड्स पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल बनेगा R1 और I2, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बनेंगे? दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल रे जा रही है, उसके इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एंगल R1 विच इज इक्वल्स टू एंगल I2। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम क्या लगाते हैं? हम एक चीज और प्रूव करेंगे, हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले मैं सरफेस ले लेती हूँ AB सरफेस के ऊपर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर refraction at face AB, जो ग्लास स्लैब का AB फेस है उसके ऊपर मैं रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू द कांस्टेंट, एंड विच कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो साइन I, दैट मीन्स की I1 अपॉन साइन R, दैट मीन्स की R1 विच इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मेरा ग्लास स्लैब, इसको मैं G से डिनोट कर देती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम तो एयर है मेरा। इसको इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 1। अब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगी CD सरफेस पे। स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस CD। इस CD के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाऊंगी तो अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। रे यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और अब जो मेरा सेकेंड मीडियम होगा, अब रे कहां से जा रही है? ग्लास टू एयर जा रही है, तो मेरा सेकेंड मीडियम एयर होगा और फर्स्ट मीडियम ग्लास होगा। तो साइन I, दैट मीन्स कि यहाँ पे I2 अपॉन साइन R2 विच इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2।
अब क्या करूं, मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2. तो फर्स्ट इक्वेशन थी साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 which is equals to refractive index of glass with respect to air into refractive index of air with respect to glass. ये चीज क्या होती है, 1 होती है. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये 1 हो जाएगी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इसके पहले जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये चीज 1 हो जाएगी. तो यहां से मुझे मिलेगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. और यहां से एक चीज हमने और पढ़ी थी कि R1 इक्वल्स टू I2 होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. R1 इक्वल्स टू I2 होगा. R1 इक्वल्स टू R2 होगा. I2 ने I2. तो यहाँ पे अगर मैं R1 लिखूंगी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. तो यहाँ पे बचेगा साइन I1 अपॉन साइन R2 विच इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ से ये देता है साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2. और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. तो यहाँ से बनेगा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू I1. दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा, जो मेरा इंसिडेंट एंगल है, वो मेरा एमर्जेंट एंगल के बराबर आएगा. तो ये चीज क्या डिनोट कर रही है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है. दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो मेरी क्या होंगी, पैरेलल होंगी. यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो दैट मीन्स कि जो मेरी एमर्जेंट रे है और जो मेरी इंसिडेंट रे है वो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. तो अब पैरेलल है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट it is the perpendicular distance between incident and emergent ray when light is incident obliquely on a refracting glass slab with parallel faces. जब मेरी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब पर पड़ेगी या किसी भी स्लैब पर पड़ेगी जिसके फेसेस आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो मेरी इंसिडेंट रे और मेरी एमर्जेंट रे के बीच में एक शिफ्ट आएगा, उसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो. अब हम निकालेंगे इस लेटरल शिफ्ट का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे कि अगर हमें उसकी थिकनेस दे रखी है
अगर हमें इस ग्लास स्लैब की थिकनेस दे रखी है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, रिफ्रैक्शन दे रखा है, एमर्जेंट एंगल दे रखा है, तो हमारा शिफ्ट कितना होगा उस रे के अंदर, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे अभी। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो उसके लिए मैं क्या ले रही हूँ, ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, ये इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है। ये मेरी इंसिडेंट रे आ रही है ए बी, इंसिडेंट रे आ रही है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल बनाऊंगी ऐसे। ये क्या होगी, अपने पास से डिविएट हो जाएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होके ऐसे जाएगी। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये आर एंगल बनेगा, रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। और फिर यहां से ये कैसे पास होगी, एमर्जेंट रे ऐसे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास टू एयर जा रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊंगी, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा। ये अब इस रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे मेरी आपस में पैरेलल होंगी। और ये जो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये है लेटरल शिफ्ट। इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वैल्यू है एक्स, और इस रे को ये ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये मेरी ए बी और सी डी, ये मेरी रे है। ए बी मेरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनेगा, ये मेरी एक्स डिस्टेंस है जो कि मेरी शिफ्ट है। और ये जो एंगल बनेगा ये पर्टिकुलर एंगल होगा मेरा, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी पूरा आई होगा। इसमें से आर माइनस कर दूंगी तो ये एंगल बनेगा आई माइनस आर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है। तो ट्रायंगल बी ई सी, फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फ्रॉम ट्रायंगल बी ई और सी, यहां से मैं साइन आई माइनस आर, साइन थीटा निकालो। थीटा मेरा कौन सा, आई माइनस आर, साइन पी बी पी एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो P अपॉन एच है ये साइन को डिनोट करता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड है मेरी, CE लिख देती हूँ अभी फिलहाल, फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे। CE अपॉन ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, राइट एंगल की सामने वाली साइड BC। तो साइन I माइनस आर, CE की वैल्यू है x और BC को हम अभी BC रहने देते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अभी। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी BC साइन I माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर देती हूं मैं 1, ठीक है। यहाँ पे अब इस रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया था पहले ही, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं F नाम दे देती हूँ। अब इस ट्रायंगल से देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल BFC, ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल जो है इस फेस पे परपेंडिकुलर डाला था, इस फेस पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो BFC भी एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है,
अगर मैं यहाँ से कॉस आर की वैल्यू निकालूं, कॉस आर मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मेरा क्या होगा, बेस मेरा होगा बी एफ अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। बी एफ क्या है, बी एफ किसके बराबर है, इस थिकनेस के बराबर है, जो मैंने ग्लास स्लैब यूज की उसकी थिकनेस के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस आर इक्वल्स टू टी अपॉन बी सी, और यहां से अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूं तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी टी अपॉन कॉस आर, कॉस आर। इसको इक्वेशन नंबर देती हूँ 2। सेकेंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में यूज करती हूँ। अब यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ये जो साइन आई माइनस आर है, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी का, जो 11th में हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं यहाँ पे लिख दूं, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए लिख देती हूँ। साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ए की जगह आई और बी की जगह आर। तो यहां से अब x बराबर आएगा t अपॉन कॉस आर साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। इसका नीचे डिवाइड कर देती हूँ कॉस आर का, तो मैं यहां से इसको हटा के एलसीएम ब्रेक करके लिख सकती हूँ यहाँ पे कॉस आर, और इसके नीचे भी कॉस आर। कॉस आर कैंसिल आउट कर देगा। इसको हम 10 आर नहीं करेंगे, हम स्नेल्स लॉ यूज करके अलग फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से t साइन आई, कॉस आर को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं अगर यहाँ से साइन आर निकालूं तो वो आएगा साइन आई अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और कॉस आर, हम जानते हैं कॉस आर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकते हैं। सीधी सी आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये चीज मैंने लिखी है, और साइन स्क्वायर आर की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन आई अपॉन म्यू। तो कॉस आर को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। म्यू ले लो या ईटा ले लो, चलो अब म्यू ले लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कॉस आर की वैल्यू को हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, जो इसको इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 3rd।
इसको 4 यूजिंग इक्वेशन 4 इन थर्ड। तो x बराबर था t साइन आई माइनस यहाँ था मेरा कॉस आई साइन आई अपॉन कुछ मिस्टेक हो गई रखने में। हाँ, ये जो साइन आ रहा है उसकी जगह मैंने क्या यूज किया है, साइन आई अपॉन म्यू, सही जा रहा है। और कॉस आर की जगह मैं रखूंगी ये वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू आई, ये हो गया। टी, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, साइन आई माइनस साइन कॉस आई साइन आई अपॉन म्यू को अंदर भेजते हैं तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। और ये म्यू स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, अगर अंडर रूट में लिखूंगी तो म्यू स्क्वायर लिखूंगी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये इस ऊपर वाला इस नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा। और क्या कर सकते हैं हम, साइन आई कॉमन ले सकते हैं, तो x बराबर t साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये हमारा क्या है, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास थिकनेस दे रखी है उस ग्लास स्लेब की और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मैं यहाँ से लेटरल शिफ्ट निकाल सकती हूँ किसी भी इंसिडेंट रे के लिए या किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए। अब है कि जो मेरा लेटरल शिफ्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। लेटरल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब जो मेरा आई है ये सेकेंड टर्म पूरी 0 हो जाए। दैट मीन्स कि आई टेंड्स टू मेरा अगर 90 होगा तो मेरा यहाँ से अगर मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट, तो यहाँ से मेरा एक्स मैक्सिमम कितना आएगा, साइन 90 मेरा आएगा 1 और कॉस 90 मेरा क्या हो जाता है 0। तो ये सेकेंड टर्म मेरी पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा एक्स मैक्सिमम कितना आएगा, टी के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो एक्स मैक्सिमम मेरा कितना हो सकता है, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स कि लेटरल शिफ्ट जो मेरा कितना होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उस थिकनेस से बड़ी नहीं आ सकती, इसके बराबर हो सकती है, लेकिन इस चीज को ये एक्सीड नहीं करेगी। थिकनेस के बराबर हो सकती है लेटरल शिफ्ट की वैल्यू, लेकिन थिकनेस को एक्सीड नहीं करेगी, कभी भी उससे कम ही रहेगी या उसके बराबर होगी। दैट मीन्स कि द डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द emergent ray cannot exceed the thickness of glass slab। वो उस थिकनेस को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाला है किसके लिए, लेटरल शिफ्ट के लिए। अब एक चीज और सुन लो कि लेटरल शिफ्ट डिपेंड किस किस पे करता है,
किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर उस ग्लास स्लैब की मैं थिकनेस ज्यादा लूंगी तो लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, कि उस ग्लास स्लैब जो मैं यूज कर रही हूँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड कर रही है थिकनेस पे, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी, और थर्ड वो डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, आया समझ में? किसी को नोट करना है तो वो नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्सप्रेशन फॉर अ लेटरल शिफ्ट।